नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं उसमें कक्षा 7वीं का वायु वाला अध्याय स्टार्ट करते हैं। प्लानर आप सभी के पास है और उस प्लानर के अंतर्गत ही हम चल रहे हैं। चलिए, आज का एक बहुत अच्छा चैप्टर है वायु। इसको मैंने काफ़ी समय बाद देखा। दाब और कई ऐसे बहुत अच्छे स्टेटमेंट वाले प्रश्न इस अध्याय में से निकल के आए हैं, उनका आपको भी बहुत लाभ मिलेगा। वायु अध्याय 4 और क्लास 7th एनसीईआरटी है। वायु से ही बना है वायुमंडल, और हमारी जो पृथ्वी है, प्यारी पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। मतलब ये हमारी पृथ्वी है तो इसके ऊपर एक ब्लैंकेट है, और ये ब्लैंकेट किसका है? वायु का है। और इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? वायुमंडल बोलते हैं। देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए भी यही बहुत आवश्यक है। अब जो मेन बिंदु है, मैं सीधे उस पर आके चलूँगा जो मुझे लगेगा कि भैया ये आप अगर एक बार भी इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। उनको मैं बताते चलूँगा, लेकिन उन पर एम्फेसिस कम करूँगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणें हैं, वो हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा कौन करता है? ये वायु का जो घनी चादर है, यही हमारी रक्षा करता है। आगे ये कहते हैं कि ये वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। देखो, ये वायुमंडल नहीं होना तो पृथ्वी से आने वाली जो ऊर्जा है वह या तो हमको दिन में तो इतनी गर्मी कर देगी हमारे पृथ्वी पर कि हम सब उसमें जीव जंतु असंभव हो जाएगा रहना, और रात्रि में भी इतनी ठंड कर देगी कि हम जो जीव जंतु मनुष्य हैं उसमें बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो वायुमंडल का डुअल काम रहता है, दिन में भी और रात्रि में भी, और इसी समताप के कारण हम इस पृथ्वी पर आसानी से जी पाते हैं। अब जो वायुमंडल है, इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप यहाँ पर होते हैं पृथ्वी पर, जैसे कि हम जीव जंतु जिंदा रह पाते हैं तो क्यों रह पाते हैं, ऐसा इस वायुमंडल में क्या संगठन है, वो आप इंग्रेडिएंट्स देख लो भैया वायुमंडल के। देखिए, हमारे आरएस में एक प्रश्न आया था, उसमें ऑप्शन दिया था आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी मान लीजिए। प्री में प्रश्न आया था और उसमें पूछा था, क्रम पूछा था कि बताओ इसमें सबसे कम गैस वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है। तो ये प्रश्न कहाँ से आया था? ये प्रश्न छठी में आपको आराम से इस गुड़िया के द्वारा जो ये चार्ट दिखा गया, इससे पाई चार्ट से मिल जाता। देखो, इसमें पकड़ने वाली बात क्या, वह ध्यान रखना। वैसे नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा आप जानते ही हैं, उसके बाद ऑक्सीजन है, और मैं अन्य सभी कह रहा हूँ 0.4% में आ जाते हैं अन्य सभी। अब देखो, ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर यहाँ पर कौन सी हो गई? आर्गन हो गई। चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। उसके बाद सारी नीचे जो भी गैसें आएंगी वो इसके कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे उसकी रैंकिंग आएगी। अब आप इसका विशेष ध्यान रखना, अगर आपको कोई और भी गैस नहीं भी मालूम है और इनके अलावा अन्य जितनी भी गैस आ जाती हैं तो उसको कहाँ टिका देना? कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे चिका देना, क्योंकि 0.04 से सभी गैसें 0.04 में आ गई तो 0.03 से तो कम ही होगी। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस, इसकी एक लिस्ट है वो मैं आपको दे दूंगा। इसमें बताते हैं कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है। ऑलमोस्ट कितना हो गया? 8 और 1 9, और 7 और 2 9। 99% जो गैसें हैं वो तो केवल मात्र इन दो गैसों के संयोग से बनी हुई हैं ना। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। अब आपका एक छोटा सा गृह कार्य है, आपको क्या करना है? हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन की कितने प्रतिशत मात्रा इस वायुमंडल में है, एक सूची बना लेना। बाकी मैं आपको पोस्ट और कर दूंगा, आप करेंगे तो ठीक रहेगा। और इन गैसों के कणों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। देखो, अब यदि आपके पास इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, प्री में स्टेटमेंट आ जाता है कि साहब हमारे वायुमंडल में ये गैसें हैं, दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है कि वायुमंडल में गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नाइट्रोजन की उपयोगिता तो सामान्यतः आप सभी जानते होंगे। ये जो नाइट्रोजन है, हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में जरूर थोड़ी बहुत जाती है और वापस हम उसको निकाल भी देते हैं, लेकिन भैया जीव जंतु और पौधों के लिए उनके जीवन के लिए सर्वाधिक कोई जरूरी अगर गैस है तो वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन को अवशोषित वायुमंडल से नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो? मृदा में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिनके माध्यम से वो नाइट्रोजन को नाइट्रिफिकेशन जो कहते हैं,
नाइट्रोफिकेशन एक चक्र होता है, साइंस में आपने ज़रूर देखा होगा। उस चक्र के माध्यम से इस गैस को कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद यह जीवाणु जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही क्या होता है, ये सरल अणु में टूट के पेड़ पौधे इसको ग्रहण कर पाते हैं। ये कह भी रहे हैं कि सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रश्न खूब आता है यूपीपीसीएस में या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में, और सामान्य आपके एसएससी जो अन्य एग्जाम है उनमें तो ये प्रश्न आते ही रहते हैं। हाँ, अब 2-3 चीज़ें मुख्य ध्यान रख लेना। देखो, जो ऑक्सीजन है ना साहब, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और ऑक्सीजन जीव जंतुओं के लिए सांस लेने की अत्यंत आवश्यकता है। देखो, इसमें जो कुछ स्टेटमेंट आएंगे उन पे ध्यान देना। दूसरी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक महत्वपूर्ण गैस है, और जो हरे पादप भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको स्पष्ट पता है। अब देखिए, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। यदि आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि भैया कि मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली CO2 की मात्रा जो पादप प्रयोग करते हैं CO2, वो क्या रहती है, समान रहती है, संतुलन बना रहता है पर्यावरण में। जब इकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट आ जाएगा तो आप क्या करेंगे साहब, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन अब निकल के आ रही है, उसके पीछे कारण क्या है कि हमने वह कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन था उसको मिसमैच कर दिया। हमने अब कार्बन डाइऑक्साइड इस वायुमंडल में अत्यधिक क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। आगे इस कहते हैं कि प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं कौन, वायुमंडल में हम मानव, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, CO2 का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। देखो, ध्यान करना, जब भी आप ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ऐसे में कहीं भी लिखे, हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे कह रहा हूँ, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताना ही पड़ेगा। लेकिन जब लाइन लिखें तो उसमें क्या लिखना कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन, ये शब्द अवश्य लिखना। यूं मत लिखना CO2 बढ़ गई वायुमंडल में पर्यावरण, नहीं, आयतन शब्द अवश्य लिखना। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, समझ गए। और ये लाइन में लिख देना कि भैया वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। ध्यान रखना, करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड। एक सामान्य लाइन लिखना कि CO2 की वायुमंडल में बढ़ोतरी हो रही है, उसकी जगह 2 लाइन अवश्य लिखना कि प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है वायुमंडल में। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ यह आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। चलो, ये वायु चक्र भी देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो ऊपर की तरफ चलती है भैया, और ऊपर जाके क्या होती है, फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है। इसी तरीके से ठंडी वायु क्या होती है, सघन होने के बाद नीचे की तरफ आती है, भारी हो जाती है, और भारी होकर नीचे आ जाती है, और ये नीचे आने की प्रवृत्ति है यहाँ इकट्ठी हो जाती है। जैसे जैसे इकट्ठी होती जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाता है और यहाँ पर प्रेशर कम होता जाता है। इनवर्स रिलेशंस होते हैं, ये आप जानते हैं। अच्छा, अब ध्यान करना, आपने कभी फ्रिज देखा है, आपके रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं। देखो, जो फ्रिज है ना, वो तो उस कंपनी का नाम है जिसने सबसे पहले रेफ्रिजरेटर बनाया था ये, लेकिन इसका सिनोनिम हो गया। क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। जब मोटरसाइकिल को होंडा बोलने लग गए थे हमारे क्षेत्र में, होंडा मतलब मोटरसाइकिल, इसी तरीके से फ्रिज तो एक कंपनी का नाम है, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में आप देखना, बर्फ जमाने की जो स्पेस होती है वो आपको ऊपर मिलेगी, सामान्यतः ऊपर मिलेगी। अब जो फ्रिज आ रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म कर दिया तो आपको नीचे भी मिल जाएगी, लेकिन आज भी 99% फ्रिजों में आपको बर्फ जमाने का कहाँ पर कंपार्टमेंट मिलेगा, सबसे ऊपर मिलेगा। क्यों होता है भैया, तो क्या होता है, ऊपर बर्फ जब जमती है तो वहाँ जो ठंडी गैस है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो क्या होता है, नीचे उसको टेम्परेचर को ठंडा करती हुई आती है। क्या, ऊपर से नीचे टेम्परेचर को ठंडा करती हुई आती है। इसीलिए आप देखना फ्रिजों में जो कंपार्टमेंट होता है फ्रीजर का, वो हमेशा ऊपर होता है। वो क्या करता है, अब जो फ्रिज का मैकेनिज्म उसको मेंटेन करता रहता है फिर कि भैया कहाँ पर कितना टेम्परेचर सेट करना है, समझ गए। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद गैसें भारी हो जाती हैं, और भारी होने के बाद जब नीचे आती हैं, और नीचे आने के बाद अपना दाब के माध्यम से हाई प्रेशर क्रिएट कर लेती हैं।
कहते हैं कि ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए आ जाती है और इसी को क्या बोलते हैं, वायु चक्र, एयर सेल। मतलब कि यहाँ से भैया गर्म वायु उठी तो यहाँ पर तो आपके क्या हो गया, कमी हो गई ना वायु की, लेकिन यहाँ से जो वायु ठंडी होकर भारी हुई वो क्या करेगी, ये जो खाली स्पेस है इसको भरने का प्रयास करेगी और क्या होगा, ये एक साइकिल बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, एक साइकिल बन जाएगी और इसी साइकिल को आप क्या बोलते हैं, वायु चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु चक्र बोलते हैं। स्पष्ट है। अब इस वायुमंडल की संरचना भी देख लेते हैं। देखिए जो ये जो चादर है हमारे पृथ्वी के चारों ओर, इसके 5 परत बता रखी हैं, आप सभी जानते हैं। 5 परतों में इसको विभाजित कर रखा है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ध्यान रखना, ऐसा मत बोल देना कि भैया सागर के कोई तल से स्टार्ट हो रही है, सतह से आरंभ होती है। ये जो आप 0 किलोमीटर मान के चलते हैं वो सतह से मान के चलते हैं और ये आपको याद करना बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत सरल है, इसमें कतई कंफ्यूज मत होना। आप केवल हिंदी के शब्द पकड़ना, उससे ही आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो बहिर्मंडल, बहिर्मंडल मतलब क्या होता है, बाहर का मंडल, समझ गए, हिंदी को पकड़ के चलना। मध्य मंडल मतलब ये बीच में होगा, बहिर्मंडल बाहर का, मध्य मंडल बीच का। और शोभ मंडल क्या होता है, शोभ मंडल होता है जैसे हमारी अगर ट्रॉपिकल स्फीयर होती है ना, सबसे ऊपरी परत, वो शोभ मंडल कहलाता है। तो सबसे पहले कौन सी परत आती है, शोभ मंडल, और बीच में हमारा मध्य मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल, इतना रहता है ना। अब आपको ध्यान क्या करना है, मुझे ध्यान कर लो। देखो मध्य मंडल और शोभ मंडल के बीच में मेरे प्यारे दोस्तों एक मंडल होता है समताप मंडल। कौन सा हो गया, समताप मंडल। 1 2 3 4 और 5, 1 3 5 तो आपको याद हो ही गए। अब इनके बीच में फिट करना है आपको। समताप मंडल के किसके बीच में होगा, शोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में। और वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल कहाँ पर होगा, बहिर्मंडल और आपके मध्य मंडल के बीच में होगा। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या है। पहला मंडल मेरे प्यारे दोस्तों शोभ मंडल, ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। यदि 5 परत आपके ऑप्शंस में आ जाए और आपसे पूछा जाए भैया सबसे महत्वपूर्ण परत का नाम बताओ, तो उस परत का नाम क्या है, शोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। ध्यान रखना औसत ऊंचाई की बात हो रही है, ये कांस्टेंट नहीं रहती। 10 से 13 के बीच में आपको मिलेगा। स्टार्ट यहाँ से हो गई और यहाँ जाके ख़त्म हो रही है, ठीक है ना, ये ऐसे। इसकी ऊंचाई का औसत निकाला जाता है, तो औसत कितनी आती है इसकी, 13 किलोमीटर आती है। फर्स्ट है 13 कैसे से यहाँ 10 है और यहाँ 20 तक आपको थोड़ी थोड़ी मिलती रहती है, तो इसका ये औसत निकाल लेते हैं फिर। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की देखो, मौसम की जितनी भी घटनाएं घटित होती है ना, वो इस सारी घटनाएं इस शोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इसी वजह से इसको सबसे महत्वपूर्ण परत बोलते हैं। जैसे कि वर्षा होना, कोहरा होना, ओला वर्षण हो रहा, सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती है। दूसरा समताप मंडल, शोभ मंडल के ऊपर कौन सा है, समताल मंडल, लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस परत में बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो यहाँ पर भैया एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह बड़े आराम से चल सकते हैं, क्योंकि इनको साफ स्वच्छ दिखाई देता है। आगे वही लिखा हुआ है ना, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसी परत में ओजोन गैस की परत होने की वजह से जो यूवी रेज आती हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा होती है। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों मध्यमंडल, ये तीसरी परत होती है समताप मंडल के ठीक ऊपर, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है लगभग 80, क्या लगभग 80 क्यों, क्योंकि भैया ये ऐसे चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूनतम सीमा ये और अधिकतम ये। क्लियर है। आगे देखो भैया अंतरिक्ष जितनी ये उल्काएं गिर रही है ना, ये देखो अंतरिक्ष जितनी भी उल्काएं गिरती है ना, यहीं पर प्रवेश करने के बाद में जलने लग जाती है, यहीं पर आके जल जाती है। सामान्यतः 99% तो यहीं पर आके जल के भस्म हो जाती है। फिर कोई थोड़ी मोड़ी कोई आधा किलो या आपके 100, 150, 300, 400 ग्राम की कोई उल्कापिंड आके पृथ्वी पर आके गिरती है, तो वो हमारे लिए एक धरोहर बन जाती है। और इन उल्कापिंडों की साइज काफ़ी बड़ी होती है, बृहद होती है ना। सैकड़ों मीटर के रेडियस वाली उल्कापिंड ऊपर से आती हैं, जो भैया नीचे आते आते आपके 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम के रह के आपकी पृथ्वी पर आके गिर जाती हैं। ये कह रहे हैं कि भैया लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो यदि आपके प्रश्न आ जाए कि भैया वह मंडल बताइए जहाँ पर अंतरिक्ष से आने वाली उल्काएं
उस परत पर आने पर जल जाती हैं। तो आप क्या उत्तर देंगे? मध्यमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। इसका विशेष ध्यान रखना। यदि आपके पास ऑप्शन आ जाए कि बाह्य वायुमंडल में तापमान अत्यधिक तीव्रता से घटता है, तो आप ये मत दिमाग लगा लेना भैया ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो तापमान कम होता जाएगा। बाह्य मंडल में क्या होगा? तापमान तीव्रता से बढ़ेगा। देखो कौन कौन से ऊपरी सीमा पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। आगे देखिए, आयन मंडल इसी परत का एक भाग है और इसी आयन मंडल से जो हम रेडियो सुनते हैं ना, वो इसी आयन मंडल की देन है और ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए अत्यंत उपयोगी जो आयन मंडल है, उसके जो स्टेजेस हैं, रेंज हैं, वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये आपका आयन मंडल यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 3 इसकी लेयर्स होती हैं। हाँ, जो नीचे रेडियो तरंगें आती हैं, यहाँ से टकरा के एक तो ये तरंगें नीचे जाती हैं, यहाँ से टकरा के आ जाती हैं, और लघु तरंगें होती है तो ऊपर जाती है और नीचे जाती है। ये इनका बेसिक फंडा होता है। अब देख लो बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वायु की बहुत पतली परत होती है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी ऊपर जो वायु की परत होगी कैसी होगी? पतली होगी। उसके पीछे कारण क्या है? वो हल्की होगी, ऊपर चलेगी, हल्की है तो इसका मतलब पतली है। और वहाँ पर आपको कैसी गैसें देखने को मिलेगी? हीलियम और हाइड्रोजन। यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन। यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि गैसों के बारे में पूछते जाए कि भैया किस परत में कौन सी गैसें मिलती हैं, तो हीलियम और हाइड्रोजन की पूछने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। आपको बहिर्मंडल में पूछेंगे, बता देना कि भैया हीलियम और हाइड्रोजन हल्की गैसें हैं, तो कहाँ मिलेंगी? बहिर्मंडल में मिलेंगी। स्पष्ट है? अगला, मौसम एवं जलवायु। मौसम की तरह तुम बदल मत जाना, कहते हैं ना। और जलवायु क्या होती है? स्थायी होती है। तो हमारे एक गुरुजी थे, बड़े बोला करते थे, देखो मेरे शिष्य बनो तो जलवायु की तरह बनना, मौसम की तरह मत बनना जो बदल जाओ। गाने भी बने हुए हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, तो मौसम की तरह बदल मत जाना। उनकी ज्योग्राफी स्ट्रांग थी। ठीक है, देखो साहब, मौसम की डेफिनेशन देख लो सीधे ही। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति बोला है इसको। क्यों बोला है? क्योंकि भैया पल में तो आप देखते हैं मैच चल रहा है तो ऊपर बादल आ गए, बारिश चालू हो गई, थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई। तो क्या बोला? सुबह मौसम जो था वो बड़ा आर्द्र और बारिश वाला था, और शाम को क्या हो गया? खुला हुआ मौसम हो गया। समझ गए? और आपको मालूम है भैया, जहाँ पे आर्द्र एवं गर्म मौसम होता है वो लोगों को चिड़चिड़ा भी बना देता है। अच्छा हवादार मौसम लोगों को आनंद भी देता है, आनंददायक बना देता है। और इस दीर्घ काल में यदि किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की क्या बन जाती है? फिर जलवायु बन जाती है। औसत मौसम। औसत मौसम से क्या तात्पर्य? आपने देखा कि भैया यहाँ तो 6 महीने तक हर साल क्या रहती है? सर्दी पड़ती है। तो आपने देखा कि भैया ये तो हर साल पड़ रही है, और आपने दीर्घ काल तक इसका अवलोकन किया, तो आप क्या बोलेंगे? यह जलवायु है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये तापमान है ना, ये तो ज्योग्राफी की जान है, जान। अब तापमान में आपसे पूछता हूँ भैया, सिंपल ज्योग्राफी में अगर मैं आपसे पूछता हूँ तापमान क्या होता है बताओ, तो आप क्या बताएंगे? वायु में जो मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को ही हम क्या बोलते हैं? तापमान। तापमान का मतलब ये नहीं होता गर्म, है ना। तापमान में दोनों आते हैं, ताप एवं शीतलता। और ये ताप और शीतलता मुझे आप किसकी बताओगे? किसी पहाड़ी पे हाथ रख के बताओगे क्या? नहीं। या किसी पत्थर पे हाथ रख के बताओगे? पानी को छू के बताओगे? नहीं। ये तापमान किसको डिराइव, कहाँ से डिराइव होगा? वायु में। देखो वायु में जो मौजूद ताप और शीतलता होगी, हम उसी का परिमाण को क्या बोलेंगे? तापमान बोलेंगे। ध्यान रखना, वायु में। आगे देख लो, अतापन होता है। देखो एल्बिडो करके कॉन्सेप्ट है, जिसको भी हम आगे समझेंगे, तापमान के बारे में जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उसको देखेंगे। देखो ये जो बेसिक जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, ये 10वीं के बाद 11वीं 12वीं की पुस्तक में आएंगे। मैं केवल आपको यहाँ पर रिकैप करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से भी कई बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न बनते हैं, है ना। तो एक बार इसको देख लो, फिर इसको और एलिब्रेशन वे में जब 11वीं 12वीं पढ़ेंगे तो देख लेंगे। आपको क्या करना, जैसे वायुमंडल का चैप्टर पढ़ा तो उसमें 2 पन्ने छोड़ देना आगे के। जितना भी 1 पन्ने का नोट्स बनाओगे ना, तो इसके 2 पन्ने छोड़ देना। जो हम 11वीं 12वीं का पढ़ेंगे तो 2 पन्नों में आ जाएगा। 2 पन्नों से मेरा क्या तात्पर्य? आगे पीछे के 4 पेजेस हो गए। तापन क्या है? इस तापमान का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें क्या होता है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। मतलब सूरज जी ने 100 टॉफी नीचे भेजी, तो उसमें से टॉफी टकरा के वापस भी जाती हैं, लेकिन वापस कितनी गई? सपोज को 90 टॉफी बाहर गई, 90 टॉफी ही पुनः अंतरिक्ष में चले गई। हाँ, तो क्या होगा?
10 टॉफी यहाँ जो बच गई रोक ली, उसी को हम क्या बोलेंगे, आतापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आतापन। सूर्य तप भी जिसको बोलते हैं ना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट लाइन का ध्यान रखना, यदि आपके हिंदी में आ जाए, आतापन आ जाए, क्यों मैं बार बार आतापन पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि भैया अगर स्टेटमेंट आ गया तो आप घूम नहीं जाओ, ये आतापन क्या चीज है। सूर्य ताप, आतापन, एल्बिडो जिसको हम कहते हैं, ये सारी समान चीजें हैं। अब देखो, आतापन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा से नीचे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये जो आतापन है इसकी मात्रा घटेगी। क्यों घटेगी, देखो आप ध्यान रखना कि हमारे जो ध्रुव हैं वह सूर्य की किरणों को जबरदस्त रिफ्लेक्शन करते हैं, जितनी भेजी वापस दे देते हैं उसको, समझ रहे हैं ना आप। इस कारण से भी आपको ध्रुवों पर सर्दी, ठंड, बर्फ देखने को मिलती है। इस लाइन को भूलना मत। आतापन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। देखो ये जो आतापन है इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखना है ना, आपको मिलेगा भैया गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। क्यों होता है कि देखो दिन के समय में जो सड़कें होती हैं एसाफेल्ट से बनी हुई सड़कें होती हैं, और जो भवन में धातु और कंक्रीट होता है वो गर्म हो जाते हैं, और रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है ना। लेकिन क्या होता है, नगर के जो भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन होते हैं ये गर्म वायु को रोक लेते हैं। देखो इनसे रात्रि में ऊष्मा का वापस से उत्सर्जन होता तो है, लेकिन जो नीचे से गर्म वायु ऊपर उठती हैं ये क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। नगर का जो नियोजन इस प्रकार से होता है कि वहां पर वो ट्रैप हो जाती हैं। इसकी वजह से नगरों में तापमान आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये देख लो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था, ध्यान रख लेना। और ये डिग्री सेल्सियस ही हम तापमान को मापने के लिए यूनिट काम में लेते हैं ज्योग्राफी में सामान्यतः, है ना। सेल्सियस पैमाना कब देखते हैं कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्लियर है, डिग्री सेल्सियस, क्या डिग्री सेल्सियस किसने इसका आविष्कार किया था। देखो हिंदी में देख लेना, ये जो आविष्कार आप लिख के आते हो ना ये गलत लिखते हो, तो ऐसी वर्तनी अशुद्धि मत करना। ये कैसा होता है, आविष्कार होता है। क्या होता है, इसने बिल्कुल सही लिखा है, आविष्कार। अब हिंदी वाले विद्यार्थी ऐसे लिख के आएंगे तो उनको नंबर फिर नहीं मिल पाएंगे भैया, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वायु दाब। वायु दाब में 2-3 बहुत प्यारे स्टेटमेंट के प्रश्न बनते हैं, उनको भी देख लीजिए। देखो जो वायु होती है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, जैसे मैं अभी यहाँ पर एनवायरनमेंट में खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर जो दाब लग रहा है तो मेरी बॉडी में से भी जो आप देखते हैं ना ब्लड प्रेशर आप जिसको बोलते हैं, पूरी बॉडी में जो रक्त प्रभावित होता है, ये भी क्या करता है, उसके अगेंस्ट में बल लगाता है। और यहाँ से भी बल लग रहा है, मतलब बॉडी से भी बल लगता है और वायुमंडल से भी बल लगता है, तो क्या हो जाता है, ये शून्य हो जाता है ना। तो हमें इतना प्रेशर ध्यान में नहीं आता। अब जहाँ पर हमारे जो बॉडी का प्रेशर है उससे कम या ज़्यादा अगर कहीं पर प्रेशर लगता है तो हमारी बॉडी उससे मिसमैच करके बीमार पड़ने की श्रृंखला में आ जाती है। आपने ध्यान दिया होगा जैसे कि आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लग जाती है ना। ऑक्सीजन कम ज़्यादा का तो फैक्टर रहता ही रहता है, लेकिन सबसे मेन फैक्टर किसका रहता है, इस वायु दाब का ही रहता है। तो वो आगे कहता है कि हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे वायु दाब की डेफिनेशन सिंपल सी बता दो तो क्या बताएंगे भैया, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। मतलब वायु का जहाँ पर सपोज करो आधा किलो की वायु पृथ्वी पर जहाँ पर जितना प्रेशर लगा रही है उसके ऊपर जितना वजन दे रही है उसी वजन को आप क्या बोलेंगे, वायु दाब, ठीक है। और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, मतलब ऊपर जाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो दाब आपका बढ़ जाएगा, समझ गए। और समुद्र स्तर पर वायु का दाब सर्वाधिक होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वायु का दाब किस स्तर पर सर्वाधिक होता है तो समुद्र स्तर पर होता है, ध्यान रखना समुद्र स्तर पर होता है। वायु दाब का देखो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाए, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्या, जैसे दाब है ये क्षैतिज वितरण बोल गया ना, यहाँ पर कहीं ज़्यादा है यहाँ पर कहीं कम है, तो क्या ये कांस्टेंट रहता है क्या ये चेंज होता रहता है कि, तो अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए तो मान आपको क्या बताना है कि डेफिनेटली साहब ये चेंज होता रहता है, मतलब ये प्रभावित होता है।
समान नहीं रहता। देखो क्यों इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम यह तो जानते हैं कि भैया ऊपर जाने पर दाब कम होता है, नीचे जाने पर दाब बढ़ता है, लेकिन ये हमें ध्यान में नहीं आता। भैया वर्टिकल तो हम जानते हैं, लेकिन क्षैतिज हॉरिजेंटल का हमें ध्यान में नहीं रहता कि भैया दाब कैसे रहेगा। सामान्यतः हम क्या इसका परसेप्शन लेके बैठते हैं कि साहब जो दाब लग रहा है वायु दाब, वह हॉरिजॉन्टल समान होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, हमारे वायुमंडल में यदि आपसे क्षैतिज वितरण पूछ लिया जाए वायु दाब का, तो आप क्या बताएंगे कि बिल्कुल साहब वायु दाब चेंज होता रहता है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, वायु के ताप द्वारा ये प्रभावित होता है। समझ गए? वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, मतलब कि सेम नहीं रहता है ना। मोटा मोटा बात यह है। यदि इसको भी हटा दिया जाए सेंटेंस में से और सीधे लिख दें प्रभावित होता है, तो आप सही कर देना। बिल्कुल जैसे वर्टिकल में वायु दाब चेंज होता है, इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वितरण में भी आपका प्रभावित होता है वायु दाब। समझ गए? और किससे होता है? तापमान से होता है। यह एक प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि क्या ये समान रहता है या असमान रहता है, तो कहते हैं साहब असमान रहता है, क्योंकि ताप सभी जगह समान पृथ्वी पर नहीं आता है। और आप सभी जानते हैं अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम्र मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखो अगर यदि स्टेटमेंट अगेन आ जाएगी, 2-3 बड़ी प्यारी लाइन है। मैं आपको 100% कहता हूं कि अगर ये स्टेटमेंट में लाइन आ गए तो 90% बालक सोच में पड़ जाएंगे, कठिनाई में पड़ जाएंगे। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ था। यदि स्टेटमेंट ये दे दिया जाए कि उच्च दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो सामान्यतः क्या सोचते हैं कि साहब देखो बादल वगैरह हो रहे हैं, मौसम नम है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर ज़्यादा है, मतलब कि हाई प्रेशर बना हुआ है। लेकिन नहीं साहब, निम्न दाब के लिए ध्यान रखना किससे जुड़ा हुआ है? बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। आगे देख लो, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। ऑब्वियस ही बात है, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। निमज्जित मतलब ऊपर से नीचे आकर इकट्ठे होकर, निमज्जित मतलब इकट्ठा हो जाना। आगे क्या कहता है? उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। और मुझे एक चीज समझाओ कैसे, इसको सिंपल समझ लो, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर हल्की होगा मतलब कि निम्न दाब से मतलब क्या हो गया कि वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने के बाद क्या होगा भैया, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो ठंडी भी होने लगेगी, और किस फॉर्म में चेंज होने लग जाएगी? वो जलवाष्प में चेंज होने लग जाएगी और बादल बनाने लग जाएगी। तो आपको कैसा आकाश मिलेगा? बादल युक्त आकाश मिलेगा। दूसरा, और बादल युक्त आकाश और जलवाष्प का ऊपर उठना ये कैसा मौसम बना देगा? आपका नम मौसम बना देगा। अच्छा, साफ कब होगा मौसम? जब क्या होगा भैया, उच्च दाब के कारण आपका वायु जो है नीचे आके बैठी हुई होगी, तो आपको ऊपर का आकाश कैसा दिखेगा? स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश दिखेगा। देखो सर्दियां आ रही हैं, अब जाके जब धूप में बैठना आपको आकाश कैसा दिखता है? बिल्कुल स्वच्छ साफ दिखाई देता है। समझ गए ना? क्योंकि भैया जो प्रॉपर्टीज ऊपर जाके बादल बनाने वाली थी वो तो ठंडी होकर सारी नीचे बैठी हुई है अभी। समझ गए? बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होना। यदि आपसे ये स्टेटमेंट आ जाए कि उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश बनता है या होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। और आप सभी जानते हैं कि वायु जो है सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। मतलब यदि यहाँ पर हाई प्रेशर है और इस एरिया में लो प्रेशर है, तो ये जो वायु है क्या करेगी? लो प्रेशर में अपनी जगह बनाना स्टार्ट कर देगी। साइकिल में जब अपन हवा भरते हैं तो ध्यान करो, प्रेशर जो डालते हैं, हाई प्रेशर किधर की तरफ भागता है हवा भरने के लिए साइकिल में? जहाँ पर लो प्रेशर है। अगर ऐसा नहीं हो तो साइकिल में कभी आप हवा भर ही नहीं सकते, वो टायर कभी भरेगा ही नहीं। समझ गए? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी समझ लो कि आप सभी जानते हो कि चांद पर वायु नहीं है। एस्ट्रोनॉट हैं वो सूट क्यों पहनते हैं? मतलब विशेष प्रकार की एक अंतरिक्ष पोशाक क्यों पहनते हैं? देखो इसीलिए पहनते हैं कि क्या होता है, वहाँ तो वायु है नहीं। अगर मेरी बॉडी ने कुछ पंप किया तो क्या होगा? बाहर तो प्रेशर है नहीं, और मेरे हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की तरफ भागेगा वो। मेरा रक्त लो प्रेशर की तरफ भागेगा, है ना? तो क्या होगा? वो जैसी जगह ढूंढेगा तो मेरे जो नसों में खून है वो नसें फट के लो प्रेशर की तरफ वो रक्त बहने लग जाएगा, और जब नस फट जाएंगी आपके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे।
तो उसके पीछे कारण ये है कि सूट पहनने से क्या होता है, वो सूट इस प्रकार का होता है कि वो आपको एक विपरीत बल देता है। जैसे वायुमंडल में हमें विपरीत वायु दाब महसूस होता है ना हमारे बॉडी पे, जिसकी वजह से आप देखना हमारे बॉडी को ये ध्यान में नहीं पड़ता कि साहब हमारे अंदर से भी कोई प्रेशर चल रहा है, सामान्य रूप से हम रह पाते हैं। एक बार पढ़ ले उसको, है ना। चांद पर वायु नहीं होती है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, और ये भी इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट जाती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। फर्स्ट है पवन। आपने अभी देखा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, और जो वायु की गति होती है, इसी वायु की गति को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। समझ गए। पवन मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। सीधे इसको देख लेते हैं, तो ये भी देख लो। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि पश्चिम से आने वाली पवनों को हम क्या बोलते हैं, पछुआ पवनें बोलते हैं। सारी पवनों के नाम उनकी दिशा के आधार पर ही है, रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको दिशा मालूम है तो पवनों के नाम भी आप बता देंगे। देखो, जब हम ये देखेंगे कि भैया वार्म विंड है या कोल्ड विंड है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो जगह है ना, जहाँ पर उस क्षेत्र पर जिस दिशा से वो पवनें आ रही हैं, उसके माध्यम से आप उसका नामकरण से ढूंढ सकते हो कि वो विंड कहाँ की है। ये भी हम देखेंगे जब पवनों के बारे में आगे इसमें देखेंगे ना लेटर क्लासेस में, तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, मुद्दे की बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना वो एक बार क्लियर हो जाए, है ना। तो इस पर हम इमारत खड़ी कर देंगे बड़ी वाली। अब मैं आपसे पूछ लूँ, मुझे बताओ ये स्थायी पवनों को स्थायी क्यों कहते हैं, मौसमी पवनों को मौसमी क्यों कहते हैं। तो आपको उसका बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जैसे कि 3 प्रकार की पवनें बताई हैं। तो स्थायी पवनें वह पवनें होती हैं जो वर्ष भर लगभग एक निश्चित दिशा में चलती हैं, वो चेंज नहीं होती। मेरे घर से आपकी तरफ बह रही है तो उसी दिशा में बहेंगी, है ना। अगर घर वही है तो चेंज नहीं है तो इनकी दिशा में भी परिवर्तन नहीं होता। स्थायी पवनें वह होती हैं जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। और ये कौन कौन सी, व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, स्थायी पवनें। ये देखो साहब, ये व्यापारिक पवनें ना, और ये भी पवनें ना, ये क्या रहती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी पवनें बोलते हैं। अब देखो मौसमी पवनें क्या हो गई, ये पवनें क्या होती हैं जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उन पवनों को क्या बोलेंगे, जैसे भारत की मानसूनी पवनें होती हैं। एक बार आप साउथ वेस्ट मानसून देखते हैं, एक बार आप देखते हैं भैया नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है। क्यों आ रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि भैया ये अपनी दिशाओं को चेंज करती रहती है। कौन सी, मानसूनी पवनें। तीसरी होगी स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलती हैं। जैसे हमारे राजस्थान में एक पवन चलती है लू, ये गर्मियों में आपको देखने को मिलेगी। हाँ, जैसे भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। यदि लू की डेफिनेशन लिखना आ जाए तो क्या लिखोगे, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें। क्या उत्तरी क्षेत्र की गर्म भी है और शुष्क भी है, और ये स्थानीय पवनें सब जगह नहीं चलती, है ना। ये हमारे कहाँ पर चलती है, उत्तरी क्षेत्र में चलती है। स्थल एवं समुद्री समीर भी स्थानीय पवनों के अंतर्गत आती हैं। यह जो प्रमुख वायुदाब पेटी है, एक बार इसको देख लेना, क्योंकि बेसिकली हम जब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो वायुदाब की पेटियों के बारे में बड़े विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन एक बार इनको अवश्य देख लेना। जैसे डोलड्रम लिखा हुआ है, ये हॉर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पछुआ पवनें लिखी हुई हैं, यहीं पर आपको सेम मिल जाएंगी। ये भी पछुआ और आपके ये हॉर्स, मतलब कि ऊपर और नीचे के नाम सेम है लेकिन दिशा बदल जाएगी। समझ गए, ये जरूर देख लेना एक बार। ये चक्रवात प्राकृतिक आवेश का एक छोटा सा केस स्टडी इसमें दे रखा है, इसको भी आप पढ़ लेना एक बार। मैं आपको जब ये चैप्टर टेलीग्राम पर डालूंगा तो इसको एक बार आप पढ़ लेना। अगला बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है आर्द्रता। यदि मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं साहब मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो आर्द्रता की डेफिनेशन बता दो। आंख बंद करके एक बार बोलना कि कितने विद्यार्थी आप आर्द्रता की डेफिनेशन सही से बता पा रहे हो। आर्द्रता की डेफिनेशन है, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसमें, वायु में। समझ गए। अगर जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम क्या बोलते हैं, आर्द्र दिन है। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जैसे जैसे वायु गर्म होगी उसमें जलवाष्प की मात्रा ऊपर कम होती जाएगी। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे कम होती जाएगी तो उसकी मात्रा बढ़ती भी तो जाएगी धारण करने की। कोई कपड़ा निचोड़ दो आप, जैसे कोई आर्द्र कपड़ा आपने निचोड़ दिया तो उसके बाद पुनः उसको आर्द्रता ग्रहण करने की उसकी क्षमता बढ़ जाएगी ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। और आगे कह भी रहा है कि
आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। कारण उसके पीछे यही कि भैया कहाँ से सूखाएगा, ऑलरेडी वायुमंडल में इतनी आर्द्रता हो जाती है कि वो और आपको पानी सूख ही नहीं पाता, जब वहाँ से कम हो तब जाके सूखना स्टार्ट कर देगा। इस लाइन का विषय ध्यान रखना है ना, स्टेटमेंट में यदि आ जाएगा तो आपको पास इस लाइन का इन्फ्रेंस समझ में आना चाहिए। पुनः पढ़ देता हूँ। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। सामान्यतः क्या होती है, हम ये मान के चलते हैं कि भैया जैसे जैसे वायु गर्म हो रही है तो क्या हो रहा होगा, वायु गर्म हो रही होगी तो जलवाष्प उड़ जा रही होगी ऊपर, वहाँ तो होना नहीं चाहिए, आर्द्रता तो कम होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना जैसे जैसे वायु गर्म होती है यह वायु में आर्द्रता बढ़ती जाती है। उमस भरा मौसम आपको तभी देखने को मिलेगा जब टेम्परेचर आपका हाई होगा। इस स्टेटमेंट को पुनः एक बार अवश्य पढ़ लेना। आप सभी जानते हैं जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, संघनित होकर ये जल की बूंदें बन जाता है और जब ये जल की बूंदें एक समूह बना लेती है तो बादल हो जाता है और जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं और वायु में तैर नहीं पाती हैं तो वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। अब इस वर्षण को ध्यान रखना है, वर्षा नहीं है, मैंने वर्षण बोला है, वर्षण के रूप में नीचे आ रही है। जो आ रही है ना ये वर्षण है। जैसी सतह पर ये पड़ने लग गई बूंदें तो इसको आप क्या बोलेंगे, वर्षा। देखो आगे क्लियर हो जाएगा। और यही जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपने जेट हवाई जहाज देखे हैं उनके पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छूट जाते हैं। तो कई बार आपसे प्रश्न आता है साइंस में, बेसिक साइंस का, कि जो जेट हवाई जहाज उड़ा तो पीछे भैया ये सफ़ेद चिन्ह कैसे छूट गए। अरे भैया इसलिए छूट गए कि उसके इंजन से जो निकली नमी है वो संघनित हो जाती है ना। क्या होता है, जैसी नमी निकली तो संघनित मतलब क्या होता है, वो तो गर्म निकली लेकिन वायुमंडल में क्या होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम से जैसी वो नमी वाली चीज़ वायुमंडल में आती है तो जम जाती है, क्या संघनित हो जाती है। और संघनित होने के बाद थोड़ी देर बाद जब वो वापस टेम्परेचर उसका सामान्य होता है तो धुआं जो आपको वाइट दिखता है वो गायब हो जाता है। अब देखो वर्षण और वर्षा में फर्क है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण है वह वर्षा कहलाता है। गिरने वाला वर्षण, ध्यान रखना, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, ये जो गिर रहा है ना, और वर्षण किससे को रिलेटेड है भैया, संघनित होने से। अगर ये नहीं होगा तो आप इसको वर्षा नहीं बोल सकते, ठीक है। और यदि आप देखो वर्षा कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की होती है, संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। ये आपके तीनों डायग्राम है, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा, है ना। देखो वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, ये बड़े टिपिकल और बड़े प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं जिन पर पूरी ज्योग्राफी टिकी हुई है। ये बेसिक आप देख लीजिए। जल्दी ही हम देखो 7वीं पे आ गए, 2-4 दिन में हम सारी खत्म कर देंगे, फिर सीधे 11वीं 12वीं पे आ जाएंगे। आपको फिर इसके अंदर की एडवांस लेवल की ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। वहां पर हम देखेंगे भैया चक्रवाती वर्षा क्यों हो रही है, पर्वतीय वर्षा क्यों हो रही है, संवहनी वर्षा कैसे और क्यों हो रही है। यदि आपके स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम में कि वर्षण, हिम, सहिम वृष्टि और ओला वर्षण के रूप है तो बिल्कुल ना साहब, बिल्कुल ठीक है। अरे भैया जो वर्षण यदि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में गिरेगा तो किस रूप में गिरता है, हिम के रूप में गिरता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में आप देखते हैं कई बार यह वर्षण ओले के रूप में गिरता है ना। तो इसको क्या बोले, वर्षा जब धरती पे गिरेगा तब ध्यान रखना, उससे पहले ये आ रहा है वायुमंडल में तो ये क्या है, वर्षण ही है, वर्षण ही, ध्यान रखना। जैसी धरती पर टकराना स्टार्ट हो गया हम क्या बोलते हैं, वर्षा हो रही है। अगर ये यहाँ नहीं टकरा के बीच में जलवाष्प होना स्टार्ट हो जाए तो आप क्या बोलेंगे, वर्षण हो रही है। देखो कई बार क्या होता है, ये वर्षण की प्रक्रिया तो चलती भी रहती है, हमें मालूम नहीं पड़ती। क्यों नहीं मालूम पड़ती कि ऊंचाई से जब वर्षण होती है तो नीचे आते आते जलवाष्प में पुनः ऊपर उड़ जाती है, या नीचे तक वो बूंदें इतनी मोटी होती नहीं है कि पृथ्वी तक पहुंच सके। तो वर्षण की प्रक्रिया चल रही है लेकिन वर्षा नहीं हुई है, ध्यान रखना। वर्षण की प्रक्रिया चल रही है लेकिन वर्षा नहीं हुई है। इन प्रश्नों को देख लेना एक बार, जिससे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी। ये मुझे ग और च ठीक प्रश्न लगे थे इसलिए मैंने टिक लगा दिया था। तीसरे नंबर के जो पवने हैं इनसे मैच करने का प्रयास करना, तो आपका अच्छे से चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अब आपको क्या करना, ये मैं डाल दूंगा 10-15 मिनट में, इसको एक बार पढ़ लेना
और एक पन्ने में इसके नोट्स बना के रख लेना। तो क्या होगा, 10वीं तक के आपके 10-15 पन्नों में सारे नोट्स बन जाएंगे, 15-16 पन्नों में नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद हम उसके बाद जो एडवांस ज्योग्राफी 11वीं-12वीं के स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद की जो उन्नत चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी की हुई, मैपिंग की हुई, भारत की हुई, वो सारी हम जोड़ते चलेंगे। देखो आपने प्लानर देखा भी होगा, तो उसमें इसी प्रकार से अपन ने उसको बांटा है कि भारत के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसको एक जगह कर लिया 10वीं तक का, और बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उन सबको हमने एक जगह कर लिया। इसको पढ़ लेना, और कल जो भी शेड्यूल होगा मैं आपसे बातचीत करूंगा। आज हमने पूरा सेटअप कर दिया है, सामान वामान जमा दिया है, थके हारे हैं, लेकिन मैंने कहा भैया क्लास तो कंटिन्यू रखें, इसीलिए मैंने आज आपके साथ ये क्लास करी है कि आपके पास आज की क्लास पहुंचे, आपके पास मैटर हो जाए कुछ एक बार पढ़ने लिखने का, ध्यान में आ जाएगा। और जो नवीन विद्यार्थी हैं उनसे मेरा आग्रह ऐसे है कि देखो पैरेलली आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को साथ साथ चलाओ। इकोनॉमिक्स कैसे चलानी है उसमें देखो, अपने जो वीडियोस जो एनसीईआरटी वाले हैं उनको एक बार देख लो, है ना, उनको एक बार देख लो, और उनमें किसी भी कॉन्सेप्ट में तुम्हें समस्या आती है तो विकास जी को मैसेज कर देना, मैं उस समस्या को जरूरत पड़ी तो मैं पर्सनली तुम्हारी हल कर दूंगा ना, फोन पे हम बात करके कर लेंगे। चलिए शुभ रात्रि मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लेना और पढ़ के रिवाइज कर लेना। और एक पेज में जैसे सैंपल नोट्स आपको भेजा था मैंने, ऐप पर भी डाल दिया था शायद आज सुबह उन्होंने, और टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर ही दिया था। तो उस सैंपल नोट्स के हिसाब से देखो, वो परफेक्ट मैं नहीं कह सकता, आप उससे अच्छे भी कई बना सकते हैं, तो जैसा आपको उचित लगे ना, लेकिन आपको ध्यान में आ गया ना, उसमें कीवर्ड सारे आ जाने चाहिए, और शॉर्ट में आप जब रिवाइज करें तो आराम से हो जाए, उस हिसाब से नोट्स बनाने, आपको एक नई किताब नहीं लिखनी। चलिए शुभ रात्रि मेरे प्यारे दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। कल से इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दें, इकोनॉमिक्स में विदेश व्यापार है ना, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, और कोई भी समस्या हो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, हम बात कर लेंगे।